Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will cover the Building of Construction Worker Act 1996. It comes under the Unit 7 Labor Legislation Code 55 syllabus. You know we already covered the Factory Act, Interstate Migrant Workmen Act, Mines Act, Contract Labor Act and today we will discuss Building of Construction Worker Act. आपको पता है ये एक्ट ऑलरेडी रिपील हो चुका है क्योंकि अब हमारे न्यू कोड्स आ गए 4 कैटेगरी के। तो सबसे पहले अब आपको इसमें बात याद रखने वाली चीज यही से कि इसमें जो कोड है ना, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि ये ओएसएच कोड के अंदर आता है, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट हमारा ओएसएच कोड के अंदर आता है, लेकिन ये वाला जो एक्ट है वो हमारा दो कोड के अंदर आता है, ओएसएच एंड सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो अगर जो नए बच्चे हैं उनको पता हो कि ओएसएच क्या होता है, हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन, कहीं कहीं ओएसएच डब्ल्यूसी लिखा रहता है और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ठीक है। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। तो आज की हम जो टेबल हमारा रोड मैप है वो क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ है, देन उसका कोई भी एक्ट चला जाए सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, देन हम क्या करेंगे उसका एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कौन कौन सी अथॉरिटी है, क्या क्या कंडीशन सर्विसेज बेस्ड हैं, देन क्या क्या सेफ्टी कंप्लाइंसेस है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात है, देन हमारा ट्रांजिशन ऑफ न्यू लेबर कोड, जो हमारे दो लेबर कोड है ओएसएच एंड सोशल सिक्योरिटी कोड, उनमें क्या क्या चेंजेस आए इस एक्ट के। उसके लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन 5 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपको अच्छे से आता है या नहीं आता, इससे पता चल जाएगा आपको समझ में आया या नहीं आएगा। देन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, लीगल फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव क्यों आया ये एक्ट, क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। आपको पता है कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है कंस्ट्रक्शन वर्क वो बहुत हाई वल्नरेबल है, मतलब वो टेम्पररी है, हाई वल्नरेबल है, फेस हाई एक्सीडेंट रिस्क करती है। तो ये दैट्स व्हाई वी नीड टू अप्लाई दिस बीओडब्ल्यू एक्ट, ठीक है। अगर मैं शॉर्टकट बोलूं बीओसीडब्ल्यू तो आप समझ लेना बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट है, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी कंडीशन को, वेजेस वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स को, देन सेफ्टी हेल्थ को भी देखता है कि प्रॉपर सेफ्टी हेल्थ है या नहीं, एंड प्रोटेक्टिव वल्नरेबल हाई रिस्क वर्कर, जो टेम्पररी नेचर में हमारे एक्सीडेंट रिस्क है उस चीज से भी ये प्रोटेक्ट करता है। लीगल नेचर क्या है, क्योंकि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है कि जो ये किसके फेवर में आ रहा है, वर्कर के फेवर में, क्योंकि उनसे पता है कि हमारी इंडस्ट्री रिस्क में ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये हमारा है कोर ऑब्जेक्टिव। देन अब आप बात करो कि ये एक्ट कौन सा है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। इसका पूरा नाम क्या है आपको, तो अगर मैं आपको बोल दूं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन तो याद रखिएगा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर है। रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट मतलब कैसे एम्प्लॉयमेंट होता है एंड कौन कौन सी कंडीशन सर्विसेज है, यही एक्ट का नाम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ये एक्ट कह रहा है कि रेगुलेट होना चाहिए, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कंडीशन सर्विस होनी चाहिए, हमारी मैंडेट सेफ्टी होनी चाहिए, देन ये क्या है, हेल्थ वेलफेयर मेजर, सारी चीजों को देखता है। देन इट इज अ पीस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, इट एक्नॉलेज, इसको सब पता है कि हाई रिस्क कहाँ है, टेम्पररी है, तो उन चीजों को ये क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। देन कम टू द एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में अगर हम बात करें तो ये कहाँ अप्लाई होता है, जहां कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो, वहां 10 या 10 से ज्यादा बिल्डिंग वर्कर हैं, तो वहां किसी भी 12 मंथ्स की कैलेंडर ईयर में, ठीक है, पूरे कैलेंडर ईयर में अगर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन आपको पता है एक्सक्लूजन एवरीवेयर, एनडीए कभी कभी आपको ट्रैप कर लेगा, वो पूछेगा कि अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में बताएगा कि वो एक्सप्रेशन वर्कर इन ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या वो फैक्ट्री एक्ट में या वो माइंस एक्ट में, तो वो कहाँ पे अप्लाई होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क कहाँ पे एक्ट लागू नहीं होता, कहाँ कहाँ पे, फैक्ट्री एक्ट, अगर वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर है ऑलरेडी वहां पे, और माइंस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर फैक्ट्री कोई रिपेयर वर्क कर रही है, कवर अंडर द फैक्ट्री एक्ट ऑलरेडी है, तो बीओडब्ल्यू हमारा अप्लाई नहीं होगा, स्ट्रिक्टली डज नॉट अप्लाई इफ द साइट इज ऑलरेडी कवर बाई, अगर कोई ऑलरेडी कवर है फैक्ट्री एक्ट के अंदर या माइंस एक्ट के अंदर तो नहीं होगा, ठीक है। देन कम टू द बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। तो टू गेट द बेनिफिट ए वर्कर मस्ट रजिस्टर विद द स्टेट बोर्ड, अगर उसको बेनिफिट चाहिए तो उसको कहाँ रजिस्टर होना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड से। दे और उसकी एज क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट बिटवीन 18 to 60, मतलब 18 जो ईयर्स है वो उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 ईयर्स के अंदर आपका माइनर हो जाएगा, ब्लो हो गया, और 60 ईयर्स से अब नहीं होना चाहिए। तो वो क्योंकि आपको और कम से कम 90 डेज काम करा होना चाहिए।
अगर आप 90 दिन तक काम करे हुए किसी भी 12 मंथ प्रोसीडिंग में, तो वो ये आप बेनिफिट पा सकते हो अगर आपने स्टेट वेलफेयर बोर्ड, बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में मतलब रजिस्टर करा सकते हो, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब 1996 का क्या रूल चेंज हुआ है? द वर्कर हैज वाज रिक्वायर्ड मेक अ मंथली कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर फंड टू स्टे एक्टिव। अब क्या हुआ है कि जब हम बात करें कि अब वर्कर को क्या है, उसको भी कंट्रीब्यूट करना है मंथली, जिससे कि हमारा जो वेलफेयर फंड है वो हमारा एक्टिव रहे। ठीक है, ये हमारा बेनिफिशियल रजिस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि वर्कर की एलिजिबिलिटी इसमें बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 18 to 60 90 डेज होने चाहिए। देन कम टू द फेज 2। फेज 2 क्या क्या हम स्टडी करेंगे? अथॉरिटी, बोर्ड एंड फंडिंग। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कमिटी। कमिटी में सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी होगी आपकी, या फिर आपका मैंडेटरी स्टेट एडवाइजरी कमिटी है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे स्टेट वेलफेयर बोर्ड, जो कि अभी हमने बताया आपको, तो उसमें भी कौन कौन से मेंबर होंगे, वुमेन होनी चाहिए। देन फंडिंग मैकेनिज्म। ये 3 हमारी चीज है जिसमें हम फेज 2 में स्टडी करेंगे। तो अब देखो, अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। ये क्या करती है? कंस्टिट्यूट, सबसे पहले सेंट्रल नाम है तो समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होगा, एक डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो होगा, एंड 9 to 13 मेंबर होंगे, मतलब मिनिमम 9 एंड मैक्सिमम 13 इनके बीच में होगा। तो ये हमारी सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी होगी। और स्टेट एडवाइजरी कमिटी मतलब कंस्टिट्यूट बाई स्टेट गवर्नमेंट, इसमें एक चेयरपर्सन होगा, सेम है। इसमें चीफ इंस्पेक्टर होगा जो एक्स ऑफिशियो, ठीक है। वहां पे चीफ इंस्पेक्टर नहीं था। चीफ इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट करता है? आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट करती है, फैक्ट्री एक्ट में अगर आपने पढ़ा हो तो। और 7 to 11 मेंबर होंगे। कंपोजिशन दोनों क्या है? दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयर एज वेल एज वर्कर, ठीक है, दोनों का होना चाहिए। और एक वीमेन तो होनी चाहिए। तो ये इनकी लीगल है। तो आप कैसे याद सकते हो? अगर सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, एक स्टेट एडवाइजरी कमिटी है तो वहां पे चीफ इंस्पेक्टर है और वहां पे डीजी है, ठीक है। 9 to 13 एंड 7 to 11। तो अगर आपको ऐसे रिकॉल भी करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? इसमें 2 माइनस, इसमें भी 2 माइनस, ठीक है। 9 को 7 करो, 2 माइनस करो, ऐसे आप रिकॉल कर सकते हो। और एक वीमेन तो कंपल्सरी। देन कम टू द स्टेट वेलफेयर बोर्ड कंपोजिशन। अगर हम स्टेट वेलफेयर बोर्ड की बात करें तो वहां पे क्या होता है? एक चेयरपर्सन होता है जो कौन स्टेट अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें 15 मेंबर होते हैं हमारे। रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया कि पहले होता है हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। देन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड बिल्डिंग वर्कर्स के, और एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ वीमेन, ओके। देन अब आते हैं बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन सेस एक्ट 1996। इसमें क्या है? फंडिंग मैकेनिज्म कैसी होती है? तो आपको पता है सेस एक्ट क्या होता है? एक तरह का टैक्स होता है जो कि हम एम्प्लॉयर से लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्ट है स्टेचुरी लिमिट है, फंडिंग मैकेनिज्म है, एक तरह का फंड इकट्ठा करना होता है। तो इस एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक्ट अलाउ द गवर्नमेंट टू लिवाइज सेस फॉर नॉट लेस देन 1%, नॉट मोर देन द 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जितना आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो उस कॉस्ट के बिटवीन 1% से आपकी कम नहीं होनी चाहिए, 2%, मतलब 1 से 2% के बीच में वो टैक्स कलेक्ट करता है। मतलब यू कैन से जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसका 1% या 2% के बीच में करता है। लेकिन करंट रेट क्या है कि स्ट्रिक्टली 1% है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो 1% लेगा जितना आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये क्या करती है? अपीलेट अथॉरिटी, अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि एम्प्लॉयर हैप्पी नहीं है कि असेसमेंट ऑफ सेस, क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हो सकता है उसके लूप होल हुआ, तो वो अपील कर सकता है 30 डे ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर के तहत, ठीक है। तो फंडिंग कहां से आया? आपको पता है सेस एक्ट के अंदर से आया। सेस एक्ट कहां से कलेक्ट किया था? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का सेस एक्ट होता है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। किसके लिए? फंडिंग के लिए, वेलफेयर। अब कम टू द फेज 3, वर्किंग कंडीशन, वेज, अम्यूनिटी। आपको पता है सबका सेम है। अगर हम बात करें, अगर आपको अब तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मेरे कंटिन्यूअस लर्नर हो, ठीक है, एक बात याद रखना कि ये चीज जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हर चीज की, अगर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन देना है। अगर आप ये सोचें कि ये तो जैसे हो सकता है हमारे कम व्यू आ रहे हैं या फिर हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन आपको फोकस उस पर नहीं करना, आपको फोकस किस पर करना है? स्टडी पे करना है। क्योंकि आप जब अच्छे से करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, जिससे हमें भी खुशी होगी, एज ए टीचर हम भी प्राउड फील करेंगे। तो अब क्या है, देखो वर्किंग आवर्स है, तो आपने जब बात करी होगी फैक्ट्री एक्ट हुआ, हमारा इंटरेस्ट, सबका वर्किंग आवर्स सेम है। अब लो और अब में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज सेम है। मैक्सिमम कितना कर सकते हो? एक दिन में आप 9 डेज कर सकते हो और 48 आवर्स आप वीक में कर सकते हो।
हर किसी का रेस्ट इंटरवल सेम है, तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो अगर सारे एक्ट पढ़ रहे हो कि 5 घंटे के बाद आपको हाफ एन आवर का आपको उनको रेस्ट देना पड़ेगा। आप 5 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा लंच ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट इंटरवल। देन वीकली ऑफ, एक पर डे पेड डे, आपका मंडे हो, संडे हो या ट्यूसडे हो, सैटरडे हो, कुछ हो, वीक में एक दिन आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर आपसे कोई ओटी करवा रहा है तो आपको 2 टाइम्स रेट देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको सपोज करो आपको 800 रुपये मिलता है एक दिन का, या फिर मैं 800 रुपये तो नहीं कहूंगी, अगर आपको बोलो 100 रुपये मिलता है एक दिन का, तो 8 घंटे का 100 रुपये मिलता है। अगर आपने 1 घंटा भी करा तो 1 घंटे पे जो रेट होगी वो आपको डबल मिलेगी। देन वेज लाइबिलिटी, ये भी सबका सेम है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर पढ़े, इंटरस्टेट मैग्नेट वर्कमैन पढ़े, सबकी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होती है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की अल्टीमेट लाइबिलिटी होती है अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है। वैसे तो मास्टर पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉन्ट्रैक्टर की होती है, लेकिन अगर वो नहीं पे करेगा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा। देन हमारा वेज लाइबिलिटी कैसे है, बिल्डिंग वर्कर वेज रिसिपिएंट कॉन्ट्रैक्ट देगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया देन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा और फिर वो इसे रिकवर करेगा। देन कम टू द वेलफेयर अम्यूनिटी, अगर ये सेम है, फर्स्ट एड बॉक्स, एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा 150 वर्कर पे, कैंटीन होगी 250 वर्कर पे, और क्रैश मैंडेटरी है अगर आपकी कंपनी में 50 फीमेल वर्कर है तो आपको क्रैशेस क्या होता है, जो मदर्स होती हैं, जो वीमेन्स होती हैं, उनके बेबी होते हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी होती है कि वहां जाके वो फीडिंग करा सकती हैं, वो रेस्ट कर सकती हैं, तो ये हमारा प्रोवाइडेड है। देन अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैक्सिमम आवर्स हमारे 9 आवर्स हैं एंड 48 आवर्स वीक हैं, 5 आवर्स अभी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस काम करना, 5 घंटे से ज्यादा आप नहीं कर सकते। देन वीकली ऑफ 1 पेड डे है रेस्ट पर वीक, एंड अगर आप ओवर टाइम करना चाह रहे हो तो आपको डबल पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा होगा वर्किंग आवर, रेस्ट एंड देन कम टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट। आपको पता है इंप्लॉयर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट विद ईच बिल्डिंग वर्कर के लिए, ठीक है, इंक्लूड कॉन्ट्रैक्टर जो भी है। तो अल्टीमेट ट्रिप क्या है, वैसे तो प्राइमरी जो पेमेंट करेगा वो कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर। अगर वो नहीं करता है तो आप क्या करेगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉय करेगा, वो लीगली लाइबल है कि वेजेस करे जितना भी बचा कुछ है, और वो फिर कॉन्ट्रैक्टर से अमाउंट को रिकवर कर लेगा। देन वेलफेयर अम्यूनिटी, अभी मैंने आपको बताया क्रिचेज है जहां पर मोर देन 50 फीमेल वर्कर हमारी बिल्डिंग वर्कर काम कर रही हैं और जिनके बच्चे 6 साल से छोटे हैं, तो वहां पर हमें क्रिचेज देना चाहिए। कैंटीन का भी है 250 मोर बिल्डिंग वर्कर। देन आपका 150 एक फर्स्ट एड बॉक्स पे होना चाहिए। अकोमोडेशन, फ्री टेम्पररी लिविंग अकोमोडेशन विद सेपरेट कुकिंग बाथिंग वैसे मस्ट बी प्रोवाइड नियर द साइट। और उन्होंने बोला कि टेम्पररी लिविंग अकोमोडेशन देना चाहिए जैसे कि वो नियर बाई हो साइट में, जैसे वो आप मतलब खाना बना खा पी सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वेलफेयर अम्यूनिटी है बिल्डिंग ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 के। कम टू द फेज 4, अब हमने अम्यूनिटी वेलफेयर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी कंप्लाइंस एंड पेनल्टी। 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सेफ्टी की कितनी सेफ्टी कमेटी कब होनी चाहिए, तो आपको पता है 500 वर्कर होंगे तो आप सेफ्टी कमेटी होगी, और इक्वल रिप्रेजेंटेड। नोटिस बिफोर द स्टार्ट वर्क, अगर आपको 30 दिन अगर स्टार्टिंग वर्क जो भी नोटिस ऑफ कमेंसमेंट कब से लागू हो जाएगा, अगर स्टार्ट वर्क है उससे पहले 30 दिन पहले से ही आपको ये कमेटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन रिपोर्टिंग एक्सीडेंट, डेट ऑफ बॉडली इंजरी, अगर आपको लगता है कि कोई 48 आवर्स से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, नोटिफाई अथॉरिटी को नोटिफाई करोगे और उसे उसकी इंक्वायरी देखोगे कंप्लीटिंग विद इन 1 मंथ। देन पेनल्टी, अब हम पेनल्टी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। किसी को डेथ या सीरियस इंजरी हो जाती है तो उसको 10 साल की सजा है, फाइन है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट इंस्पेक्टर रिफ्यूज कर लेता उसको रिफ्यूज कर देता है रिकॉर्डिंग से, या फिर वो नोटिस नहीं दे पाता है, या फिर वो रिपीट बार बार ऑफेंस करते हैं, तो इनके बारे में हम अब डिटेलिंग करेंगे। देन सेफ्टी कंप्लाइंस, मैंने आपको बताया सेफ्टी कमिटी में जब 500 या 500 से ज्यादा बिल्डिंग वर्कर है तो आपके पास एक कमिटी होनी चाहिए जिसमें इक्वल एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिप्रेजेंटेशन होना। एम्प्लॉय मस्ट सेंड रिटन नोटिस टू इंस्पेक्टर एटलीस्ट 30 डेज बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब आपको अपना कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले उसे 30 दिन पहले ही नोटिस दे देना चाहिए इंस्पेक्टर को, तभी वो जिससे कि क्या होगा वो अपना वेरीफाई कर सकता है। रजिस्टर, एम्प्लॉय मस्ट मेंटेन वेज अटेंडेंस, रेस्ट डे रजिस्टर, इशू वेज स्लिप टू ऑल वर्कर, ये सारा रजिस्टर मतलब रिकॉर्ड कीपिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए।
देन नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट क्या है हमारा, कि अगर कोई एम्प्लॉय मस्ट नोटिफाइड डिजाइन अथॉरिटी इफ एक्सीडेंट कॉज डेथ, अगर आपकी एक्सीडेंट के कारण किसी की डेथ हो गई या उसकी बॉडी इंजरी हो गई तो प्रिवेंट द वर्कर फ्रॉम वर्किंग, मतलब वो वर्कर को 48 घंटे से काम नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना है, अगर देखो डेथ होगी तो आपको देना ही है, अगर किसी को इंजरी भी हो गई तो ये क्या करता है, वर्कर को वर्किंग 48 आवर्स और उससे ज्यादा काम करने से रोकता है। एक्शन अथॉरिटी कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट, अथॉरिटी को ऑर्डर देगी कि वो इंक्वायरी करे इस एक्सीडेंट का, और जो कि 1 मंथ के अंदर उसको पूरी रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट का है, जिसे कि आपको पता है इट मस्ट बी रिपोर्टेड, अथॉरिटी हैज 1 मंथ टू कंप्लीट एन इंक्वायरी। देन पेनल्टी स्ट्रक्चर, ये ज्यादातर क्या किस में आता है, मैच द फॉलोइंग में आएगा। आपको पता है किसी की डेथ या सीरियस इंजरी होगी फ्रॉम द सेफ्टी ब्रीच, आपने सेफ्टी प्रॉपर नहीं दी उन लोगों को, तो आपको क्या है 10 साल की सजा है और फाइन भी है। ये इंस्पेक्टर को आपने रिफ्यूज रिकॉर्ड दिखाने से मना कर दिया तो भी आपको 3 महीने की सजा है और 1000 रुपए का फाइन है। या आपने कमिटमेंट नोटिस नहीं दिया, मतलब आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले आपने उनको नोटिस नहीं दिया 1 महीने पहले जो करते, तब भी आपको 3 महीने की सजा और 2000 रुपए का फाइन है। अगर आप बार बार रिपीट ऑफेंस करते जा रहे हो तो 1 मंथ टू 6 मंथ है और 500 टू 2000 बोथ है। देन कम टू द फेज 5। अब हम पढ़ेंगे मेन, जो इस एक्ट का सार है। क्या है मेन हमारा, अब हम पढ़ेंगे दोनों कोड का पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा कोड है वो दोनों कोड के अंदर आया। पहला OSH कोड या यू कैन से OSHWC कोड 20, जिसके अंदर हम सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन पढ़ेंगे, एंड सोशल सिक्योरिटी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वेलफेयर सोर्सेस कोड पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थी वर्किंग कंडीशन की बात है, तो अंडर द ओल्ड एक्ट हमने क्या पढ़ा कि सुपरवाइजर जो अर्न कर रहा है, अगर मान के करो कि इसमें था कि 1600 रुपए से अगर कम 1600 रुपए से ज्यादा कर रहा है तो वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, यही हमारा इसका वे सीलिंग है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, अगर कोई भी वर्कर, आप इंटरेस्ट रेट लो, माइंस लो, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, अगर कोई 18,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं कमाना चाहिए, अगर उससे कम कमा रहा है तो वो इस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। पहला तो ये OSH कोड की बात करें। दूसरा हमारा है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर किसी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 50 लाख से अगर ज्यादा आ रही है तब भी वो नहीं अप्लाई होगा, ये एक्ट बिल्डिंग ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन तीसरा है हमारा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर, कि अगर आपको क्या है, पहले इंस्पेक्टर था वो, उसने अगर आप नहीं फॉलो करते हो आपको 3 महीने की जेल हो जाती थी, पर इसने बोला कि आपको 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए बिफोर द पेनल्टी, दैट्स व्हाई इस नेम चेंज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटी। ऐसा नहीं आपको पनिट करना है, ऐसा नहीं आपको डरा धमकाना है, आपको उनको एक चांस देना है, रिटन नोटिस देना है, देन अगर वो नहीं करते जब आप कोई कर सकते हो। अब ये तो हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थी वर्किंग कंडीशन कोड के अंदर। देन अब बात आती है हमारी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 वेलफेयर एंड सेसेस। तो अगर आपने क्या किया कि जो हमारा आपने बोला होगा कि मैंने क्या बोला कि अगर उसको फंड को एक्टिव रखने के लिए इन्होंने क्या किया, वर्कर को भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर अब उन्होंने मना कर दिया कि वर्कर को कैसा भी रिमूवमेंट नहीं करना है। देन सेल्फ असेसमेंट पेनल्टी, इंप्लॉयर सेल्फ असेस करके सिर्फ इंप्लॉय को करना है, अगर वो उसने कुछ डिले करा तो उसे 1 मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर उसको ऐसा पाया तो 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेशनल पोर्टेबिलिटी, अब ये लोग बेनिफिट पा सकते हैं, आधार बेस्ड पोर्टेबिलिटी मैंने आपको बताया था, हर में इंटरस्टेट में पढ़ो या कॉन्ट्रैक्ट लेबर में वो बेनिफिट ले सकते हैं, राशन कार्ड, पोर्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, और ये ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसके थ्रू। तो ये हमारे चेंजेस आए। अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करें। देन लीगल स्प्लिट हम बात करें तो हमारा कहाँ है, जो हमारी वर्किंग कंडीशन सेफ्टी, देखो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, मैं बार बार क्यों रिवाइज कर लूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब मैं बार बार एक ही चीज को बोली, मैं चाह रही हूँ ये नई चीज है और आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो अब हमारा वर्किंग कंडीशन है सेफ्टी, जो हमारे अंदर आया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन OSH कोड 2020, ठीक है। वेलफेयर बोर्ड एंड सेस फंडिंग, अब हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। देन अब क्या क्या अपडेटेड थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वेजिंग सीलिंग सुपरवाइजर की होगी 1996 एक्ट के तहत, कि अगर किसी का 16 था पहले 1600 रुपए से अगर ज्यादा होगी तो वो इस एक्ट के अंदर नहीं आता था, एक्सक्लूडेड था। लेकिन अब है
18,000 पर मंथ से अगर ज्यादा है तो नहीं आएगा, अदरवाइज वो इसके अंदर मतलब इसकी उसको बढ़ा दिया, वेजेस को बढ़ा दिया, क्योंकि आपको पता है 1600 रुपए महीने आज की डेट में तो किसी को नहीं मिलेगा, इतना एक्सपेंस हो गया, इतना आपका महंगाई है, तो वो ये बहुत रिजिड था, दैट्स व्हाई वी नीड टू अपडेट द कोड। ओके, देन ओएसएस कोड में और क्या क्या था कि स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जहां पे आपको पता है कि 50 लाख से अगर ज्यादा कॉस्ट हो रही है किसी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की तो वो सेक्ट के अंदर नहीं आएगा। देन मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर, इलिमिनेट अनडॉक्यूमेंटेड डेली वेज लेबर, उन्होंने क्या कर दिया कि डेली वेजेस जो लेबर थे अनडॉक्यूमेंटेड उन सबको एलिमिनेट कर दिया, उन्होंने बोला सबको आप कंस्ट्रक्शन वर्कर को अब आप रिटन लेटर प्रोवाइड कराओगे, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर आपको देना पड़ेगा। देन फ्री हेल्थ चेकअप, देखो फैक्ट्री एक्ट हो, इंटरस्टेट हो, माइंस हो, सब में फ्री हेल्थ चेकअप है, मस्ट प्रोवाइड द एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर अबव द स्पेसिफाइड एज, टिपिकली 45, वैसे तो सबके लिए, लेकिन उनको हेल्थ चेकअप ईयरली आपको कराना है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेट रिप्लेस द प्यूनिटिव इंस्पेक्टर, पहले क्या था कि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करता था, अगर कुछ कमी होती तो उसको निकालता था, लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपको 30 डेज नोटिस इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा बिफोर द पेनलाइजिंग एम्प्लॉयर, मतलब आपको एक रिटन नोटिस दो, अगर वो फिर भी नहीं करता तब आपको पेनलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब कम टू द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, अब उन्होंने वर्कर कंट्रीब्यूशन को अबॉलिश कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि वर्कर नो लॉन्गर पे आउट द पॉकेट टू रिमेन वेलफेयर फंड एक्टिव। अभी हम पहले बात कर रहे थे कि वेलफेयर फंड को एक्टिव करने के लिए वर्कर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, जो कि बाद में चेंज हुआ था ना, तो अब इन्होंने कंप्लीटली उस चीज को मना कर दिया। अब सेल्फ असेसमेंट, एम्प्लॉयर कैलकुलेट एंड पे द 1 to 2% सेज देमसेल्फ, अब एम्प्लॉयर खुद कैलकुलेट करेगा अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, उसकी बेसिस पे 1 या 2% टैक्स दे देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, डिले पेमेंट करता है तो उसे 1% पर मंथ पेनल्टी देनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। ओके, नेशनल पोर्टेबिलिटी, आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन, गारंटीड माइग्रेट वर्कर कैन क्लेम बेनिफिट स्टेट दे करेंटली वर्कर, अब आपने अपने आधार बेसिस पे मतलब अपना आधार कार्ड लगा दिया रजिस्ट्रेशन में, तो अब आप माइग्रेंट वर्कर हो गए या फिर आपके जो भी हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, वो जहां भी काम कर रहे हैं वहां अपने बेनिफिट्स पा सकते हैं, उस स्टेट से बेनिफिट्स पा सकते हैं। बोर्ड फंक्शन रिड्यूस, स्टेट बोर्ड नो लॉन्गर डायरेक्टली सैंक्शन हाउस बिल्डिंग लोन्स, अब स्टेट बोर्ड हमारा अब नहीं रहा। ठीक है, 100% पेनल्टी फॉर सेल्स एवेशन, अगर आपने एम्प्लॉय ने, जैसे मैंने आपको बताया एम्प्लॉय 1% 2% अपना सेल्फ असेस करके देता है, अगर उसने डिले कर दिया अगर और उसने नॉन पेमेंट करी अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सेल्स इन एरियर्स, मतलब जितना उसका बनता है वो पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, मैंडेटरी टोल फ्री हेल्पलाइन, the social security code legally mandates central government to set up a toll free call center to helpline especially for building and construction worker, disseminate information about the welfare scheme and assist in registration। ये क्या है, गवर्नमेंट ने जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, मैंडेटरी कर दिया, एक टोल फ्री सेंटर कॉल नंबर दे दिया कि अगर किसी को कोई असिस्ट कोई हेल्प चाहिए रजिस्ट्रेशन में तो वो हेल्प करेगा, या कोई आपको कोई वेलफेयर एमेनिटी नहीं मिल रही या फिर आपको सेफ्टी रिगार्डिंग कोई इशू है तो आप जाके उस पर अपनी कंप्लेन को दे कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प करेगा। देन कम टू द टेबल, कंपैरिजन टेबल, देखो हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, पहले हमने पूरा एक्ट पढ़ा, देन हमने ओएसएस कोड की 2020 अपडेट पढ़े, अब हम रिवीजन करेंगे, यू कैन से इज द समरी टेबल, कंपेयर बिटवीन द बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 वर्सेस न्यू लेबर कोड 2020, तो पैरामीटर क्या रहेंगे और कौन कौन सा एक्ट है, देन न्यू लेबर कोड में क्या है। तो लीगल गवर्नेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जिसमें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट एंड सेस था। अब क्या हुआ, ओएसएस कोड 2020 में सेफ्टी वर्किंग कंडीशन चली गई, अब ये दो चीजों में डिवाइड हो गया एंड सोशल सिक्योरिटी कोड में वेलफेयर एंड सेस चला गया। ठीक है, अब रिवाइज करना है। देन एक्सक्लूडेड कंस्ट्रक्शन अंडर द फैक्ट्री एक्ट एंड माइंस एक्ट, अगर आप फैक्ट्री एक्ट या माइंस एक्ट के अंदर अगर कोई है तो ये इसमें नहीं लागू होगा। कंटिन्यू ओल्ड एक्सक्लूजन, ओल्ड रहेगा लेकिन उसने थोड़ा सा और ऐड कर दिया कोड ने, उन्होंने बोला कि जिनका कंस्ट्रक्शन 50 लाख से ज्यादा है वो भी एक्सक्लूड रहेंगे। ठीक है, एक नई चीज इसने ऐड करी। सुपरवाइजर वेज सीलिंग, जो हम बिल्डिंग वर्कर की क्या थी कि जो अगर 1600 रुपए महीने से ज्यादा अगर अर्न कर रहे हैं तो दे आर द एक्सक्लूडेड, दे आर नॉट कम फ्रॉम द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन अदर वर्कर एक्ट। देन अब उन्होंने बोला कि इफ अर्निंग मोर देन 80,000 पर मंथ तब वो एक्सक्लूडेड माने जाएंगे, एक्सक्लूडेड का मतलब जब वो इस एक्ट में नहीं आएंगे। देन वर्कर कंट्रीब्यूशन की बात करें,
मैंडेटरी मंथली कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फ्रॉम वर्कर टू स्टे एक्टिव। उन्होंने कहा वर्कर को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा था, जैसे कि आपका वेलफेयर जो फंड था वो था जो वो एक्टिव रह सके। अब इन्होंने क्या कर दिया, न्यू लेबर कोड ने क्या कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आप अपना जो अबॉलिश है, वर्कर नो लॉन्गर पे आउट ऑफ पॉकेट टू रिमेन इन वेलफेयर फंड। अब इसमें किसको करना पड़ा था, एम्प्लॉयर को करना पड़ रहा है। सेल्स असेसमेंट डिवाइड बाई पहले क्या था, जो टैक्स वगैरह था वो कौन करता था, गवर्नमेंट करता था। लेकिन अब क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस फॉर द एम्प्लॉयर के यस सेल्फ असेसमेंट है, एम्प्लॉयर खुद कर सकता है, उसके बेसिस पे सेल्स दे सकता है। देन अगर सेल्स डिले होता है, मतलब अगर टैक्स डिले होता है तो स्टैंडर्ड पैनल इंटरेस्ट अप्लाई। तो वहां पे क्या था, पहले सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ता था 1% का, लेकिन अगर 1% मंथ पे इंटरेस्ट फॉर डिले है और 100% पेनल्टी है एरियर फॉर डिलीवरी पेमेंट, आप जानबूझ के आप डिले पेमेंट कर रहे हो तो आपको 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स वर हेवली टाइड टू स्पेसिफिक स्टेट बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेनिफिट कैसे थे, अगर स्टेट बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना था तब आप वहां से बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, नेशनल पोर्टेबिलिटी हो गई, वहां पे स्टेट था, यहाँ पे नेशनल लेवल हो गया। आप थ्रू द आधार कार्ड आप कहीं भी क्लेम कर सकते हो अपने बेनिफिट्स को जहां आप वर्क कर रहे हो। जिस स्टेट में, सपोज आप यूपी के हो, अगर आप बॉम्बे में कर रहे हो तो बॉम्बे में अपना बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। ठीक है। देन इंस्पेक्शन मैकेनिज्म, ट्रेडिशनल क्या था, इंस्पेक्टर था, इमीडिएट पुनिटिव अथॉरिटी थी। देन अब क्या है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, अगर उसको ऐसा नहीं है पहले पनिश करना है, अब उसको क्या करना है, 30 दिन का नोटिस देना है बिफोर द इम्पोजिंग पेनल्टी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर, नो स्ट्रिक्टली मैंडेट फॉर डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन लेवल। पहले क्या था, आपको स्ट्रिक्टली मैंडेट नहीं था कि आप अपॉइंटमेंट लेटर दो, लेकिन अब क्या है, मैंडेटरी रिटन है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा हर कंस्ट्रक्शन वर्कर को। देन हेल्थ चेकअप, अब हेल्थ चेकअप की बात करें तो आउटलाइन जनरल हेल्थ सेफ्टी प्रोविजन थे, लेकिन अब क्या होगा, मैंडेट होगी फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर जो वर्कर 45 ईयर से अबव है। देन कम टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट। अब आप मुझे बताइएगा, अब आप सीरियसली अगर रियल में अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो आप मुझे इन सारे कमेंट में इन पांचों के आंसर बताइएगा कि इसको पढ़ने के बाद क्या इन 5 क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए या नहीं दे पाए, क्योंकि बच्चों की डिमांड आती है मैम मॉक टेस्ट करो। देखो हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट यूनिट 1 से पीवाई की मॉक मैराथन, लेकिन उसके लिए मुझे पता तो होना चाहिए कितने बच्चे सीरियस हैं इसको पढ़ने के लिए। तो अभी मैं इन 5 क्वेश्चन का देखती हूँ और देखती हूँ कितने बच्चे आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में, उसी वही एक मोटिवेशन है हमारे लिए। Under the OSS code 2020, which of the following is specifically excluded from definition of building other construction worker? अगर हमको अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा, अंडर द OSS कोड 2020, या फिर बोलेगा अंडर द बिल्डिंग ऑफ एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क 1996, तो आपको माइंड कंफ्यूजन ही रहेगा, क्लियर होगा। एनी कंस्ट्रक्शन वर्क एम्प्लॉय लेस देन 20 वर्कर, नो। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्कर वेयर टोटल कॉस्ट डज नॉट एक्सीड, देखो 50, ये नया एक्सक्लूजन था जो फैक्ट्री एक्ट, माइन एक्ट के अलावा अगर जिसकी 50 लाख से कॉस्ट ज्यादा है तो वहां पे भी ये एक्सक्लूडेड माना जाएगा, वो इसके अंदर नहीं आएगा इस डेफिनेशन के अंदर। एनी कंस्ट्रक्शन वर्क गवर्न बाय प्लांटेशन लेबर, एनी कंस्ट्रक्ट, कुछ नहीं, आपका आया ऑप्शन बी। तो इसके अंदर स्पेसिफिक न्यू एक्सक्लूजन आया जो आपको अच्छे से याद करना है। देन कम टू द क्वेश्चन 2 regarding the constitution of the central and state advisory committee of building construction worker act 1986। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1986, मतलब वो आपको मेंशन करेगा, ओएसएस कोड मेंशन करे, सोशल सिक्योरिटी कोड दे या फिर एक्ट दे, कौन सा स्टेटमेंट लीगली मैंडेटरी है। तो पहला हमारा, द कमिटी मस्ट बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर और यूनियन लेवल मिनिस्टर, नो। एंड दे मस्ट बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्कर, एटलीस्ट 1 फीमेल वर्कर। आपको पता है कि जितनी भी सेंट्रल कमिटी हो, स्टेट एडवाइजरी कमिटी हो, एक ही रूल है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हमारे एम्प्लॉय अगर 5 हैं तो वर्कर भी 5 होने चाहिए, ठीक है, और 1 फीमेल मेंबर होनी चाहिए। द कमिटी कैन हैव मैक्सिमम 15 मेंबर ऑफ अपॉइंटेड बाई डायरेक्टर जनरल, नो। एटलीस्ट 1/3 टोटल मेंबर रिप्रेजेंट, नो। तो आपका आंसर क्या है हमारा बी। तो ये स्ट्रिक्टली मैंडेट करता है कि दोनों को पैरिटी से बचाने के लिए कि दोनों का सेम होना चाहिए और एक वीमेन होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज द वेज सीलिंग फॉर एक्सक्लूडिंग अ सुपरवाइजर फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर चेंज फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 टू द ओएसएस कोड 2020। देखो कितना इसने इजी किया है, मतलब आपको कंफ्यूज, उन्होंने बोला कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट की डेफिनेशन से
क्या चेंज हुआ वेजेस सीलिंग में, अब ओएसएस कोड 2020 में कितना चेंज हुआ, देखो इतना बता दिया। तो आपको पता है इंक्रीज फ्रॉम 1600 रुपए पर मंथ टू 18,000। तो ये हमारा आंसर है इसका ए। देन क्वेश्चन नंबर 4, under the code on social security 2020 what is the consequences of employer who delay the payment of self assessed construction। आपको पता है तीनों, अब ये कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बोला, अब इसने बोला कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में अगर एम्प्लॉयर पेमेंट को डिले करता है सेल्फ असेस कंस्ट्रक्शन सेस को, जो वो टैक्स एक तरह का कलेक्ट करता है, तो क्या होगा? इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, नो। फिक्स पेनल्टी ऑफ 50,000 पर मंथ ऑफ डिले, नो। एंड इंटरेस्ट रेट 1 पर मंथ एंड और द डिले पेमेंट, इम्प्रेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अप टू द 6 मंथ। तो इसका इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उसको 1 मंथ ऑन द डिले पेमेंट। तो आपका आंसर है सी, कि अगर आपको 1% मंथली इंटरेस्ट करेगा और फिर बाद में 100% पेनल्टी हो जाएगी। Then question number 5, as per the exact statutory threshold for welfare amenity under the Building and Other Construction Worker Act, which of the following match is correct। देखो फर्स्ट एड की वर्क्स की बात करें तो वहां पे क्या था, 1 for 150 था, ना कि 50 था, ठीक है। दूसरा कैंटीन 250 फॉर वर्कर, यस। फीमेल कितनी थी इसमें, 50 थी, 30 किस में थी, हमारी फैक्ट्री एक्ट में, ओके। सेफ्टी कमिटी में कितना है हमारा, 500। तो अगर आपको इनकी वैसे भी याद है तब भी आप आंसर को करेक्ट कर सकते हो। तो योर आंसर इज द ऑप्शन बी, ओके। देखो कैंटीन रिक्वायर्ड 250, फर्स्ट एड इज 1 पर 150, क्राइसिस 50 प्लस फीमेल वर्कर, सेफ्टी कमिटी रिक्वायर 500 प्लस वर्कर। तो आपको अगर इनमें से 2-3 भी याद है तो आप आंसर को करेक्ट कर सकते हो। देन थैंक यू सो मच। आज हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 और उसके ट्रांजिशन जो हमारा ओएसएस कोड 2020 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में क्या चेंजेज आए वो कंप्लीट हो गए। प्लीज आप मुझे मेंशन करिए कमेंट में कि आपको एक्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। एंड नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ाएंगे आपको चाइल्ड एक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।